डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 में बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी में कोशिका के आकार आकृति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है पादप कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, कोशिकाएं जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल होता है। प्लांट सेल जो होता है यह पादप कोशिका के बॉडी की रचना करता है, जबकि एनिमल सेल जो होता है यह जंतुओं के बॉडी की रचना करता है। ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है इन दोनों में अंतर है। यह अंतर हम इस टॉपिक के बाद बताएंगे। देखिए, पादप कोशिका जो है यह मुख्यतः यहाँ पे पादप कोशिका की यहाँ फिगर बनाए हैं। देखिए, ये पादप कोशिका है। पादप कोशिका को अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप द्वारा तो लगभग इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। देखिए, पादप कोशिका जो होते हैं इनके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पादप कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक होता है कोशिका भी, दूसरा होता है जीव द्रव्य और तीसरा जो होता है रिक्तिकाएं होता है, या इसे रसधानियों के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे कहेंगे कोशिका भित्ति को सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और रिक्तिकाएं जो है वैक्यूल इसको कहते हैं। रसधानियां अथवा रिक्तिकाएं अथवा वैक्यूल के नाम से जानते हैं। इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा फिगर में देख लिया जाए कौन कौन सा भाग कहाँ है। देखिए, ये जो किनारे देख रहे हैं, किनारे, यह कोशिका भित्ति सेल वॉल लिखे हैं, CW शॉर्टकट में लिखे हैं सेल वॉल। और अंदर का जो भाग कोशिका के अंदर के भाग जो दिखाई दे रहा है वो सभी प्रोटोप्लाज्म है, जो एक जीवित द्रव्य है, एक जीवित पदार्थ है। ठीक है, और ये जो फुली हुई संरचना दो दिखाई दे रहा है, ये फुली हुई जो दो संरचनाएं जो दिखाई दे रहा है उसे रिक्तिकाएं कहते हैं अथवा वैक्यूल कहते हैं। तो ये प्लांट कोशिका के यही 3 भाग हैं और इन्हीं तीनों भागों के बारे में डिटेल अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए, पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से इस प्रकार आपस में जुड़ी होती है। यहाँ पे जो हम फिगर नीचे बनाए हैं ये पादप कोशिका की है और ये पादप कोशिकाएं एक दूसरे से इस प्रकार आपस में जुड़ी हुई होती है। उसी पादप कोशिका को, ठीक है, यहाँ पे एक दर्शाए हैं, जबकि यहाँ पे कई कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, उसी को फिगर के माध्यम से दर्शाए हैं। ठीक है, तो इसमें से हम पहला स्टार्ट करेंगे सेल वॉल के बारे में। पहले कोशिका भित्ति क्या है, तो कोशिका भित्ति देखेंगे। पहला हम लोग अध्ययन करेंगे, पहला कोशिका भित्ति सेल वॉल। ठीक है, देखिए सेल वॉल जो होता है, अगर इसको, ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल को अगर यहाँ से इतना काट लिया जाए और उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देता है। कोशिका भित्ति को अगर काट लिया जाए प्लांट सेल से और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। देखिए, कोशिका भित्ति जो होती है यह केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। याद रखिएगा, कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है यह केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में अनुपस्थित होता है, नहीं पाए जाते हैं। यह सबसे प्रमुख अंतर है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रमुख अंतर क्या है, तो सबसे प्रमुख अंतर यही है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सेल वॉल जो होता है देखेंगे यह कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है। कोशिका का, प्लांट सेल का सबसे बाहरी परत होता है और कोशिका को चारों ओर से घेरे रखने का कार्य करता है। कोशिका को चारों ओर से क्या करता है? घेरे रखने का कार्य करता है। और ये एक मोटी और एक हार्ड लेयर होती है। कोशिका भी एक मोटी और हार्ड लेयर होती है जो कोशिका को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। ठीक है, और कोशिका भी जो होती है मुख्य रूप से सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कोशिका भी जो होती है सेलुलोज से
सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति को अगर काट कर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उनमें भी कई परतें दिखाई देती हैं। उन्हीं परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये है कोशिका भित्ति को काट कर देखा गया है माइक्रोस्कोप से, उसकी ये फिगर है। तो देखेंगे कि कोशिका भित्ति में सबसे मध्य में बीच में एक परत होता है जिसे हम मध्य पटल कहते हैं। कोशिका भित्ति के एकदम मध्य में देखेंगे एक पतली सी बारीक परत होती है। ठीक है, जिसको हम मध्य पटल कहते हैं अथवा मिडिल लैमेला कहते हैं। मिडिल लैमेला जो होता है यह दो प्लांट कोशिकाओं के कोशिका भित्ति को आपस में जोड़ने का भी कार्य करता है, या ये कहें कि दो प्लांट कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये मध्य पटल का है और मध्य में पाया जाता है और दो कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। ठीक है, मिडिल लैमेला जो होता है यह पैक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? पैक्टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जस्ट मिडिल लैमेला के बाद मध्य पटल के जस्ट बगल में देखेंगे एक और बारीक परत होती है, एक पतली परत होती है जिसे हम प्राथमिक भित्ति कहते हैं अथवा इसे प्राइमरी वाल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, प्राथमिक भित्ति जो है बहुत पतली और नर्म परत होती है जो जस्ट मिडिल लैमेला के बगल में पाई जाती है और दोनों ओर ये भी है और इधर भी मिडिल लैमेला के दोनों ओर पाई जाती है। ठीक है, प्राइमरी वाल के बाद देखेंगे एक मोटी सी परत है, जस्ट ये मोटी सी एक परत है जिसको हम द्वितीयक भित्ति कहते हैं या इसको हम सेकेंडरी वाल के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी वाल जो है यह लिग्निन या क्यूटीन से मिलकर बनी होती है। लिग्निन अथवा क्यूटीन से मिलकर बनी हुई एक मोटी परत होती है। ठीक है, और फिर द्वितीयक भित्ति के बाद एक फिर परत पाई जाती है जिसे हम कोशिका कला कहते हैं। तो कोशिका कला जो होता है वो बिल्कुल जीव द्रव्य के संपर्क में होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे पाई जाती है, जस्ट इसके बगल में यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जीव द्रव्य के संपर्क में होती है कोशिका कला, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और जीव द्रव्य को चारों ओर से घेरे रखती है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति का संरचना है और उनके जितने भी विभिन्न परतें हैं उन परतों का नाम है। ठीक है, अब सेल वॉल का कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की क्या कार्य होती है? आखिर कोशिका भित्ति जो है इसका कोई ना कोई काम होगा तभी जाकर पौधों के चारों ओर इसका निर्माण होता है। तो कोशिका भित्ति जो होती है इसका प्रमुख काम है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी भाग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना और उनको चारों ओर से घेरे रखना। ठीक है, इस प्रकार सुरक्षा प्रदान करती है। इसके साथ साथ कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका की एक निश्चित आकृति बनाए रखती है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका की एक निश्चित आकृति को बनाए रखती है और उनको सुरक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है, और ये सेलुलोज से मिलकर बनी हुई परत होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति हुआ। ठीक है, फिर अगला हम लोग जीव द्रव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका भित्ति में देखेंगे कि कोशिका भित्ति में पतले पतले तंतुक होते हैं जो जीव द्रव्य के ही तंतुक होते हैं, या ये कहें साइटोप्लाज्म के ही या कोशिका द्रव्य के ही तंतुक होते हैं और ये तंतुक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो कि एक कोशिका को दूसरे कोशिका के साथ बांधे रखने का कार्य करते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मोडिस्माटा कहते हैं। ये प्लाज्मोडिस्माटा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का ही एक भाग है जो तंतु के रूप में होता है और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे हम जीव द्रव्य तंतु कहते हैं, जो पतले धागे के रूप में होता है। ठीक है, और ये एक कोशिका को दूसरे को तीसरे कोशिका से बांधे रखने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखेंगे
अभी मैं बताया हूँ कि जो प्लांट कोशिका होती है उसके 3 भाग होते हैं। पहला जो बताया था सेल वॉल, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल अध्ययन किए हैं। दूसरा जो है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, और तीसरा रिक्तिकाएं। तो पहले जीव द्रव्य के बारे में अध्ययन कर लिया जाए, तब रिक्तिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जीव द्रव्य देखिए इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उन सभी जीवित कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का जीवित या सजीव कोलाइडी पदार्थ पाया जाता है। इसी सजीव कोलाइडी पदार्थ को ही हम जीव द्रव्य कहते हैं। जितने भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उन जीवित कोशिकाओं के अंदर सजीव या जीवित कोलाइडी पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। और ये देखिए प्लांट कोशिका है, अभी मैं बताया हूँ ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। और सेल वॉल के अंदर जो भी जीवित पदार्थ आप देख रहे हैं, सेल वॉल के अंदर जो भी जीवित पदार्थ आप देख रहे हैं, केवल रिक्तिका को छोड़कर से सभी भाग जो है प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है या जीव द्रव्य कहलाता है। अगर जिस कोशिका में जीव द्रव्य अनुपस्थित है वह कोशिका मृत कोशिका कहलाती है, डेड सेल कहलाती है, क्योंकि जीव द्रव्य ही सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कोशिका का। अगर जीव द्रव्य उपस्थित है तो कोशिका जीवित है, अगर जीव द्रव्य अनुपस्थित है तो कोशिका डेड सेल है। ठीक है, यानी वह कोशिका मृत कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब जीव द्रव्य का खोज किसने किया? जीव द्रव्य का खोज किसने किया? तो जीव द्रव्य का खोज जो है डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 ईस्वी में, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 ईस्वी में जीव द्रव्य की खोज की और इनका नाम सारकोड रखा। इनका नाम सारकोड रखा, यानी जीव द्रव्य का जब खोज किया डुजार्डिन तो इसका नाम सारकोड रखा। लेकिन बाद में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने पुरकिंजे या परकिंजे, कहीं कहीं परकिंजे लिखा है, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा। प्रोटोप्लाज्म या इसका नाम पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य नाम रखा। तब से आज तक हम लोग इसी नाम से इसको पुकारते हैं या जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हैक्सले के अनुसार, हैक्सले के अनुसार, हैक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। हैक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है। ठीक है, हैक्सले महोदय ने कहा कि जीव द्रव्य जो है जीवन की भौतिक आधार है, अर्थात जीव द्रव्य अगर नहीं है तो भाई जीवन भी नहीं रहेगा, और जीव द्रव्य अगर है तो जीवन होगा। यानी जीव द्रव्य के कारण ही जीवन है, कोशिका के अंदर जीवन है। अगर जीव द्रव्य नहीं है तो कोशिका के अंदर जीवन नहीं है। आगे देखेंगे जीव द्रव्य के भौतिक गुण, जीव द्रव्य के भौतिक गुण, जीव द्रव्य के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य के भौतिक गुण। तो जीव द्रव्य के अंदर कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं? ठीक है, जैसे किसी भी रासायनिक पदार्थ का भौतिक गुण होता है, जैसे जल का भौतिक गुण है। जल का भौतिक गुण क्या होता है कि जल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। ठीक है, और एक पारदर्शी तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है।
ठीक इसी प्रकार जीव द्रव्य के अंदर भी कोई न कोई भौतिक गुण पाया जाएगा। उन्हीं भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए जीव द्रव्य जो होता है यह एक अर्ध पारदर्शक अर्ध तरल पदार्थ होता है। अर्ध पारदर्शक यानी पूरी तरह से आर पार दिखाई नहीं देता है, सेमी ट्रांसपेरेंट कहेंगे, ठीक है। अर्ध पारदर्शक और रंगहीन, ठीक है, और अर्ध तरल या ये भी कह सकते हैं कि अर्ध ठोस या अर्ध तरल जेली के सदृश एक पदार्थ होता है। तो पहले भौतिक गुण यही हुआ कि जीव द्रव्य जो होता है अर्ध पारदर्शक, अर्ध तरल, जेली के समान रंगहीन पदार्थ होता है, ठीक है। दूसरा है जीव द्रव्य जो होता है जालीदार होता है, जैसे इस प्रकार जालीदार होता है। जीव द्रव्य जो होता है कैसा होता है? जालीदार होता है। इसमें पतले पतले तंतु पाए जाते हैं और जीव द्रव्य चारों ओर फैले हुए होते हैं, यानी जीव द्रव्य तंतुमयी भी होता है, जालीदार भी होता है और इसमें छोटे छोटे दाने भी पाए जाते हैं, अर्थात दानेदार भी होता है। छोटे छोटे दाने भी पाए जाते हैं जीव द्रव्य में, इसलिए जीव द्रव्य जो होता है दानेदार भी होता है और वायु कोष्ठक होता है। जगह जगह खाली स्थान भी होता है जिसमें हवा भरे होते हैं जीव द्रव्य के अंदर, तो वायु कोष्ठक भी होता है, ठीक है। तीसरा भौतिक गुण क्या है कि जीव द्रव्य जो होता है यह वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन दोनों के गुण पाए जाते हैं। जीव द्रव्य के अंदर वास्तविक विलयन का भी गुण पाया जाता है और कोलाइडी विलयन का भी गुण पाया जाता है। तो ये तीसरा गुण हुआ। चौथा गुण देखेंगे जीव द्रव्य के। जीव द्रव्य जो है यह बाह्य उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होता है। अगर बाहर से किसी भी उद्दीपन को दिया जाए तो वो तुरंत संवेदनशील अपने को प्रदर्शित करता है। जैसे छुए हुए प्लांट्स में होते हैं, उसको अगर पत्तियों को टच किया जाए तो क्या होती है? सिकुड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार इनके अंदर भी संवेदनशीलता पाई जाती है जीव द्रव्य के अंदर, ठीक है। ये भी एक विशेष गुण है जीव द्रव्य के कि इसके अंदर संवेदनशीलता पाई जाती है। और लास्ट इसका गुण है कि जीव द्रव्य जो है कोलाइडी गुण के कारण ही जीव द्रव्य के अंदर कोलाइडी गुण पाया जाता है और कोलाइडी गुण पाए जाने के कारण ही जीव द्रव्य जो है इसमें लचीलापन पाया जाता है, सुघट्यता पाया जाता है, संकुचन पाया जाता है और प्रसारण पाया जाता है। ये सब गुण जीव द्रव्य में पाया जाता है। तो ये है जीव द्रव्य के भौतिक गुण। अब है जीव द्रव्य के रासायनिक गुण। जीव द्रव्य के रासायनिक गुण है जीव द्रव्य के रासायनिक गुण। ठीक है, जीव द्रव्य के रासायनिक गुण है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, देखिए जीव द्रव्य जो है एक बहुत ही जटिल पदार्थ होता है और जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं या उसमें उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य में जो कार्बनिक पदार्थ होता है देखेंगे, कार्बनिक पदार्थ जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा होता है? ग्लूकोज, ठीक है, इसके अलावा सुक्रोज, ठीक है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इसके अलावा फ्रक्टोज है और भी विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रोटीन्स होता, ये भी एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन्स है, फैट है, फैट्स, विटामिन्स, ठीक है, और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये सभी जो है कार्बनिक पदार्थ हैं और जीव द्रव्य में प्रोटोप्लाज्म में ये सब पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में देखेंगे और कार्बनिक पदार्थ के रूप में
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम, जल, ठीक है। आप बहुत से इसमें अकार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जीव द्रव्य के रासायनिक गुण हैं, ठीक है, और जीव द्रव्य के भौतिक गुण हैं। तो आज